हेलो स्टूडेंट्स, ये पावर्टी चैप्टर चल रहा है हमारा इंडियन इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर। तो उसकी लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो मैं इससे पहले काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। ये पार्ट 6 है लेसन 2 का। तो हम समझते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। मिनिमम वेजेस वर्सेस लिविंग वेजेस वर्सिंग फ्लोर वेजेस, यानी कि हम तीन टाइप्स के वेजेस पढ़ेंगे। एक तो होता है मिनिमम वेज, एक होता है लिविंग वेजेस, ये एजेस नहीं है वेजेस है, और एक होता है फ्लोर वेजेस। तो देखिए लिविंग वेजेस क्या कहते हैं। लिविंग वेजेस वो वेजेस होते हैं जहाँ पे किसी भी वर्कर को या किसी भी पर्सन को इतनी मजदूरी चाहिए होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए, अपनी लिविंग वेजेस को पूरा कर पाए, यानी कि जिससे वो अच्छे से जी पाए, रह पाए, तो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। इसमें एजुकेशन, हेल्थ और इंश्योरेंस ये भी इंक्लूडेड होती हैं, ये आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 43 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिविंग वेज को मेंशन करता है। कौन सा? आर्टिकल 43। अब हम पढ़ेंगे फ्लोर वेजेस के बारे में। देखिए आर्टिकल 43, इसका मतलब ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो 36 to 51 तक आपके पार्ट 4 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 43 भी उसके अंतर्गत ही आता है। इसके बाद है फ्लोर वेज। तो जो फ्लोर वेज होते हैं वो कोड ऑन वेजेस 2020 फ्लोर वेज के कॉन्सेप्ट को मेंशन करता है। क्या कौन मेंशन करता है? कोड ऑन वेजेस 2020। ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फ्लोर वेजेस फिक्स की जाएं। क्या फिक्स की जाए? फ्लोर वेजेस। क्या सोचकर? कि यही कि वर्कर को मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मिले, वर्कर मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रह पाएँ। तो ये फ्लोर वेजेस, कोड ऑन वेजेस 2020 मेंशन करता है फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट। ये एक बेसलाइन वेज होती है जो मिनिमम वेजेस के अंतर्गत होती है, मतलब कम से कम मिनिमम वेजेस इतनी दी जानी चाहिए, और जो मिनिमम वेजेस है इससे कम नहीं हो सकती। देयर कैन बी डिफरेंट फ्लोर लेबर वेजेस फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। लेकिन एक बात भी है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे जैसे 1000 ही मिनिमम वेजेस रखी, ये एरियाज के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग भी हो सकती हैं। अब हम समझेंगे मिनिमम वेज क्या होती हैं। देखिए मिनिमम वेजेस को ILO डिफाइन करता है। ILO इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन करता है मिनिमम वेज को कि कम से कम एक मिनिमम अमाउंट रिम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी या वेज, वो किसी भी वर्कर को मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट इतना मिलना ही चाहिए, इससे कम वर्कर को मिलना नहीं चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि मिनिमम वेज जो होती है वो ऑलवेज फ्लोर वेज से हाई होती है। फ्लोर वेज आपका जैसे आप वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम वेज होती है कि कम से कम इतनी, जिस टाइप का वर्क है और जिससे वो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड वर्कर्स अपना रह पाएँ तो उसके अकॉर्डिंग होती है। लेकिन मिनिमम वेज कि इससे कम में आप किसी भी वर्कर से वर्क नहीं करा सकते, ये मिनिमम वेज होती है। इसमें फूड, शेल्टर और क्लोथिंग ये नीड्स आती हैं इसके अंतर्गत, और ये रेगुलेट होती है अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। और फ्लोर वेज को कोड ऑन वेजेस 2020 मेंशन करता है, याद रखिएगा। ये है कोड ऑन वेजेस 2019। ये जो मिनिमम वेजेस है ये डिसाइड होती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये हमेशा फ्लोर वेज से ज़्यादा होती है। मिनिमम का मतलब आप कम मत समझिएगा, ये फ्लोर वेज से ऑलवेज मोर होती है, यानी कि इतनी तो वेज मिलनी ही चाहिए किसी भी वर्कर को। और ये रिवाइज और रिव्यू भी होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये तो है नहीं कि सेम वेज रखी जा सके। तो 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स से पहले पहले ये रिवाइज की जाती है। और इसमें कुछ फैक्टर्स भी गवर्नमेंट लेती है कि किसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेज आपकी रखी जानी चाहिए। तो ये वर्कर की स्किल के अकॉर्डिंग और वर्क की डिफ़िकल्टी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम वेजेस होती है। कोड ऑन वेजेस 2009 यूनिवर्सलीज यूनिवर्सलाइजेज द प्रोविज़न ऑफ मिनिमम वेजेस। कौन यूनिवर्सलाइज करता है मिनिमम वेजेस के प्रोविज़न को? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कोड ऑन वेजेस 2019। और ये डिस्टिंक्शन भी हटाता है किसके बीच में? शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयज़ के बीच में
डिस्टिंक्शन को भी ये रिमूव करता है, यानी कि अगर शेड्यूल्ड हैं या नॉन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो मिनिमम वेजेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 था, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता था कि वो रिवाइज और फिक्स करें मिनिमम वेजेस रेट को शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए ओनली। इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो लिस्टेड होती हैं इन द शेड्यूल ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता था? जो इंडस्ट्री शेड्यूल मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत जो इंडस्ट्री आती हैं, जो शेड्यूल वर्कर होते हैं, तो ये उनके उनके उसको अब दूर करता है कौन? कोड ऑन वेजेस 2019। अब हम समझेंगे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, किसी भी पर्सन को बेनिफिट देता है कि वो काम ना करे, यानी कि उसकी ये थिंकिंग बन जाती है कि मुझे घर रहकर ज़्यादा आराम मिल रहा है, मैं ज़्यादा कमा नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, यानी कि आपकी घर रहने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है रेदर देन गोइंग टू वर्क। तो कोई पर्सन जब वर्क करना ही नहीं चाहता, उसको घर पे ही रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। इसके बाद होता है हार्मोनाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो हार्मोनाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं वो वर्किंग एज जो बिना काम के है, वो अनएम्प्लॉयड पर्सन जो बिना काम के हैं लेकिन वो काम के लिए अवेलेबल हैं या काम सर्च कर रहे हैं, उनके पास वर्क नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड हैं, ये हार्मोनाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, लेकिन वो वर्क सर्च कर रहे हैं। ओके, तो अब हम समझेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ये सब रिड्यूस हो। तो हम पढ़ेंगे कहीं कहीं पर इनका बहुत अच्छा इफेक्ट भी देखा गया है बहुत से स्टेट में। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मनरेगा, वी ऑल नो अबाउट मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2005। गारंटी क्या दी जाती है इसमें कि कम से कम आपको पूरे साल में 100 डेज का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है तब भी आप वर्क कर सकते हो। बहुत से वर्क होते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन में या कहीं साफ सफाई में, कहीं बहुत सारे वर्क होते हैं, तो ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और इसका एम क्या है? वही कि हमें पॉवर्टी को कम करना है और हमें सबको अधिकार देने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना और रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत सिंपल है, यानी कि रूरल के डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री काम कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP 2008। तो ये क्या है? ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ पर आपको क्रेडिट दिया जाता है। ये सब्सिडी प्रोग्राम है, ये एडमिनिस्ट्रेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MOMSME के द्वारा, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी इंडिविजुअल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटीज, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी और चैरिटेबल ट्रस्ट। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? रेट 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 20 लाख सर्विस सेक्टर में। तो इसके अंतर्गत आपको लोन, क्रेडिट प्रोवाइड होता है और सब्सिडी आपको दी जाती है ताकि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो इसके बाद समझेंगे हम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो लॉन्च हुई है वो हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया। किसको? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये हम आपने बहुत बार सुना होगा। इसको हम DAY डे और NRLM मिशन के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। और इसका एम है कि रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए। किसके प्रमोट करने से? मल्टीपल लाइवलीहुड प्रोवाइड करा के। अगर मल्टीपल जॉब्स, लाइवलीहुड प्रोवाइड कराएंगे या फिर आपको क्या करेंगे कि आपको कुछ ये प्रोवाइड किया जाता है खाना या आपको अनाज, ताकि अच्छे से आप अपना
लाइवलीहुड कर पाएँ। इसका फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व्स वर्किंग विद कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये किसके साथ मिलकर काम करता है? जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ। इम्पैक्ट क्या है? मोबिलाइजिंग रूरल हाउस होल्ड्स इंटू SHG, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है लोगों को अगर नई जॉब और नई ट्रेनिंग आप इसमें सीख सकते हो। एक है मुद्रा स्कीम, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी 2015। इसका एम है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, यानी कि कोई अपना नया बिजनेस खोलना चाहता है, स्टार्टअप खोलना चाहता है, स्मॉल बिजनेस खोलना चाहता है, तो ये उसमें क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इसमें लोन प्रोडक्ट देखिए 3 टाइप से के हैं। एक तो होता है शिशु, जो अगर आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड होता है। एक होता है किशोर 50,000 टू 5 लाख तक का, और एक होता है तरुण 5 लाख टू 10 लाख तक का। कोलेटरल फ्री लोन है, यानी कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता। टारगेट बेनिफिशियरी इसमें ज़्यादातर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि ये बेनिफिशियरी ज़्यादा हैं। वुमेन को बहुत अच्छे से बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। SC ST ओबीसी बोरोवर्स या माइनॉरिटी कम्युनिटी या न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बेनिफिशियरी हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिडबी है इसकी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद नेशनल करियर सर्विस है, प्रोजेक्ट 2015 अबाउट मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत एक मिशन है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जॉब सर्च कर रहे हैं या तो उनके बीच की गैप को फिल करना, यानी कि जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उनको ट्रेनिंग और करियर गाइडेंस प्रोवाइड करना। और फोकस एरिया क्या है? करियर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, काउंसलिंग और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना, और एंटरप्रेन्योर एंडेवर्स को बढ़ाना, यानी कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर्स बने। और नोडल एजेंसी क्या है इसकी? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखिए आपके कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी कुछ और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। ये वीडियो बेशक कुछ लंबी है लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्लीज़ इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है 2015 में। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ और बहुत ही शॉर्ट में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को, ताकि वो जैसे होता है ना कि इलेक्ट्रिकल्स में कुछ चीज़ सीखना, स्किल्स प्रोवाइड कराना, या फिर प्लम्बरिंग का वर्क, तो इस तरीके से इसमें प्रोवाइड किया जाता है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वर्क शॉर्ट टर्म में, ताकि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ या कहीं पे जॉब कर पाएँ। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है? देखिए बहुत हमने सुना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी एम्पावर हो और जॉब क्रिएट हो, और जो वुमेन हो वो भी अपने इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकें। SC और ST लोगों के टारगेट्स होते हैं। लोन फोकस क्या है कि ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ट्रेडिंग और एलाइड जो एग्रीकल्चर सर्विसेज होती हैं वहाँ पे लोन दिया जाता है। लोन रेंज होती है इसकी 10 लाख से 100 लाख तक। और SC ST वुमेन को दिया जाता है जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। और इसमें जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY 2016। इनका जो एम है वो है इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट न्यू जॉब्स। ये एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं, यानी कि इंसेंटिव देते हैं ताकि वो नई जॉब क्रिएट कर पाएँ। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होती है इनकी? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं ये 3 ईयर्स तक 8.33% का। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY 2020। तो इसमें भी वही न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, और इसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों का मिलकर कंट्रीब्यूशन होता है 24% ऑफ अर्निंग का। और इसमें क्या होता है जो लार्जर फर्म होती हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को EPF पेमेंट प्रोवाइड होता है 12% ऑफ सैलरी का, यानी कि प्रोविडेंट फंड ये प्रोवाइड कराते हैं। और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। इसके बाद है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम 2020। ये लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जून 1 2020 में, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसको स्टेट हेल्प नहीं करती,
प्रॉपर जो इसका खर्चा है वो सेंट्रल सेक्टर वहन करती है। और इसका जो पर्पज़ है वो अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करना होता है स्ट्रीट वेंडर को, जो कोविड-19 से अफेक्टेड हुए हैं, जिनकी शॉप बंद हो गई, चल नहीं पाई हैं, जिन्होंने कुछ कहते हैं ना खोखे वो खोले हुए थे, छोटी छोटी शॉप जैसे होती हैं इस तरीके से। और जो लैंडिंग एजेंसीज होती है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। और इन ये भी देखिए लोन कोलेटरल फ्री होते हैं, और इसमें पता है आपको सब्सिडी भी मिलती है। ये अभी मैंने रिसेंट ही पढ़ा था, वैसे है ही इसमें कि अगर आप जल्दी लोन पे कर देते हैं तो आपको कुछ परसेंट सब्सिडी भी दी जाती है, यानी कि आपको लोन में छूट मिलती है 7% के अराउंड या 10% के अराउंड। एलिजिबिलिटी जो है इसकी, ये स्टेट या यूटी के जो नोटिफाइड रूल्स और स्कीम्स होती हैं स्ट्रीट वेंडर्स के अंतर्गत, वो लोग इसमें आते हैं। तो ये देखिए चैप्टर 2 पावर्टी फिनिश हो चुका है आपका। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, वेजेस, इन सब के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो थैंक यू सो मच कि आपने जितने भी आप अभी स्टूडेंट्स हो आप इन्हें देख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आगे मेरे स्टूडेंट्स और बढ़ेंगे। मेरा फुल मोटिव है कि मैं सारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दूँ जितना मुझसे हो सके। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आगे कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि मैं अभी 3rd चैप्टर इसका शुरू करने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।